नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आज उपस्थित हूँ निराला जी की ही एक और बड़ी उनकी प्रतिनिधि रचना जो मानी जाती है और बड़ी ही एक सुंदर कविता है, उसका भावार्थ लेकर। और कविता का शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। अब जो ये कविता है, ये कविता निराला जी की संवेदनशीलता को दिखाती है। किस प्रकार से वो जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी है, उसकी पीड़ा को भी किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से उसकी संवेदनाओं से संवेदित होते हैं, किस प्रकार से आम जन के एक अभिव्यक्त करने वाले कवि के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, किस प्रकार की उनकी प्रगतिशील चेतना है, उस सब के बारे में हम इस कविता से जान सकते हैं। तो आइए कविता का भावार्थ करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि इलाहाबाद में किसी मार्ग से गुजर रहा था और कवि ने गुजरते हुए मार्ग में एक स्थान पर एक स्त्री को देखा जो कि पत्थर तोड़ रही थी। एक मजदूरनी है, एक मजदूर स्त्री है जो कि पत्थर तोड़ने का कार्य करती है। और इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के रास्ते को ही कवि ने अपनी कविता में क्यों चुना? एक तो बात यह है कि कवि निराला जी इलाहाबाद में ही रहते थे और संभवतः उन्होंने उस स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए साक्षात देखा हो। और दूसरा इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह भी है कि उस समय इलाहाबाद भारत की संस्कृति का, साहित्य का और जो बड़े बड़े राजनेता थे उनके निवास का भी स्थान था। तो उस इलाहाबाद में, जिसे बहुत ही भव्य माना जाता है और भारत की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, उसमें एक स्त्री इतनी विवश है कि उसको इतनी भयंकर गर्मी में, लू में पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, उसकी व्यथा को और भारत में जो ये इतनी सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता के वशीभूत होकर वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है। और उसी बात को कवि निराला जी ने इस कविता में उठाया है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कि जहां पर वह बैठी है वह किसी छायादार पेड़ के नीचे नहीं बैठी है। और जिस स्थान पर वह बैठी हुई है, इसका अर्थ क्या है कि बहुत गर्मी है, लू का मौसम है, लेकिन फिर भी वह किसी छायादार पेड़ के नीचे नहीं बैठी हुई है, बल्कि धूप में ही वह पत्थर तोड़ रही है। स्वीकार, अब जो स्वीकार शब्द है इसका अर्थ भी यहां जानने योग्य है कि वह इतनी विवश है, इतनी मजबूर है, उसे पता है कि गर्मी भी बहुत अधिक है और उसे गर्मी लग भी रही होगी, लेकिन फिर भी उसे यह अपनी स्थिति स्वीकार है क्योंकि उसके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। और उस विकल्पहीनता की स्थिति में ही उसे अपनी यह स्थिति, यह पत्थर तोड़ने का कार्य इतनी धूप में बिना किसी छायादार पेड़ के उसे स्वीकार है। श्याम तन भर बंधा यौवन, कि श्याम तन, उसका रंग जो है वो सांवला है, श्याम तन रंग सांवला, उसका शरीर सांवला है। भर बंधा यौवन, और वह युवा भी, यौवन से पता लगता है भर बंधा यौवन। और भर बंधा यौवन कहने से एक तात्पर्य यह भी है कि क्योंकि वह कार्य करती है और इस तरह से हथौड़े से कार्य करती है, पत्थर तोड़ने का कार्य करती है, तो उसका शरीर जो है सुगठित हो गया है। और उसका शरीर जो है वो भले ही सांवला है लेकिन वह युवा है और उसका जो शरीर का गठन है वह बहुत ही अच्छा है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, उसकी आंखें झुकी हुई हैं क्योंकि वह पत्थर तोड़ रही है, तो उसकी आंखें उस अपने काम पर ही केंद्रित हैं। प्रिय कर्म रत मन, और उसका मन जो है वह अपने
कर्म में ही रत मतलब लगा हुआ है, उसका मन जो है अपने काम में ही पूरी तरह से लगा हुआ। देखिए यहाँ पर कवि जो है उस पत्थर तोड़ने वाली मजदूर स्त्री का जो चित्र है वह अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसका जो शब्द चित्र है वह निराला जी ने बनाया है कि वह धूप में ही बिना किसी छायादार पेड़ के नीचे ही कार्य कर रही है। उसका रंग सांवला, शरीर सांवला है और युवा है और कार्य करने के कारण उसकी देह भी गठी हुई है, साथ ही उसकी आंखें झुकी हुई हैं, अपने कार्य पर केंद्रित हैं और उसका मन जो है अपने कार्य में लगा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु भारी, उसके हाथ में बहुत बड़ा भारी हथौड़ा है और वो बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है, बार बार उन पत्थरों को तोड़ने के लिए उन पर प्रहार कर रही है। और यह प्रहार केवल पत्थरों पर ही प्रहार नहीं है, यह प्रहार निराला जी उस मजदूर स्त्री के माध्यम से उस पूंजीपति वर्ग पर कर रहे हैं, उस विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग पर कर रहे हैं जिनके शोषण के कारण, जिनके अत्याचार के कारण, जिनके अन्याय के कारण एक स्त्री को युवावस्था में इस भांति पत्थर तोड़ने जैसे एक कठिन कार्य को करना पड़ रहा है, कठिन कार्य को करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उस व्यवस्था पर निराला जी इस कविता के माध्यम से उस मजदूर स्त्री द्वारा हथौड़े के द्वारा किए गए उस पत्थर पर प्रहार के माध्यम से उस व्यवस्था पर निराला जी ये प्रहार कर रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, और उस मजदूर स्त्री के सामने बड़े भव्य अट्टालिकाएं, बड़े भव्य भवन बने हुए हैं। प्राकार, प्राकार यानी परकोटा, जो चार दीवारी होती है वो बड़ी बड़ी चार दीवारियों में से युक्त बड़े बड़े भवन अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, तरुमालिका, और उनमें बाग बगीचों में, उन भवनों के बाग बगीचों में पेड़ों की कतारें हैं जहां छाया भी है। अब देखिए यहां पर समाज की किस विषमता का चित्रण निराला जी करते हैं। एक तरफ तो वह सुविधा प्राप्त वर्ग है जो कि बड़े बड़े भवनों में, जिनमें उद्यान भी हैं, जो चार दीवारी से युक्त भी हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, और उनके सामने ही एक स्त्री वह है जिसे अपना पेट पालने के लिए, जिसे अपना जीवन यापन चलाने के लिए उस भयंकर गर्मी में, उस लू में बिना किसी छाया के, उसके लिए तो पेड़ की छाया भी उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार से उसका शोषण किया जा रहा है। उस स्त्री को इस गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है और शायद जिसके घर वह काम कर रही, जिसके लिए वह पत्थर तोड़ रही है, वह भी उन्हीं भवनों में रहता होगा, उनके सामने वाले भवनों में। तो इस प्रकार की सामाजिक विषमता का चित्रण यहां पर निराला जी कर रहे हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। अब उस मौसम की कठोरता का भी वर्णन यहां पर निराला जी कर रहे हैं कि उस समय धूप आसमान में चढ़ रही थी, अर्थात धूप बहुत तेज थी और दिन गर्मियों के थे, गर्मियों के दिन थे और धूप आसमान में चढ़ी हुई थी, यानी सूर्य जो है अब आसमान में बहुत ऊंचा चढ़ गया था, अर्थात दोपहर का लगभग समय था। दिवा का तमतमाता हुआ रूप, दिवा दिन का, सूर्य का तमतमाता हुआ, बिल्कुल जला देने वाला, झुलसा देने वाला रूप दिखाई दे रहा था। और उसी झुलसाहट में, उसी झुलसा देने वाली गर्मी में उस मजदूर स्त्री का, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का शरीर भी बिल्कुल तमतमा रहा था, एक शोले की तरह तमतमा रहा था, अर्थात उसका शरीर भी लगभग जल रहा था। उठी झुलसाती हुई लू, और उत्तर भारत में जिस तरह से लू चलती है उस समय बिल्कुल झुलसा देने वाली इतनी गर्म हवाएं चली, वह लू भी चलने लगी। रुई ज्यों जलती हुई भू धरती, और रुई के समान जो धरती थी इतनी गर्मी के कारण मानो रुई के समान जल रही थी। जैसे रुई अंदर ही, रुई में यदि आप आग लगाएंगे
तो वह अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। वैसे ही धरती भी उस गर्मी के कारण सुलग रही थी, जो कि दिखाई तो नहीं दे रही थी आग लगी हुई, लेकिन उसमें गर्मी इतनी थी। जिस तरह से रुई सुलगती है अंदर ही अंदर, धरती भी उसी प्रकार से सुलग रही थी। गर्द चिंगी छा गई, और जो धूल उस लू के द्वारा, गर्म हवा के द्वारा जो उड़ी, वह धूल चिंगारियों के समान लग रही थी। अर्थात इतनी गर्मी थी कि जो हवा के द्वारा उठने वाली धूल थी वह भी चिंगारियों के समान जला देने वाली थी। धूल भी चिंगारियों के समान गर्म हो गई थी, धूल भी चिंगारियों के समान जला देने वाली हो गई थी। चिंगी अर्थात चिंगारी। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। दोपहर का समय हो गया था और वह अब भी पत्थर ही तोड़ रही थी। यहाँ पर शोषण तंत्र को भी दिखाया गया है कि जिस मालिक के यहाँ वह काम कर रही है, उसके मन में उसके प्रति जरा भी मानवीयता नहीं है कि इतनी दोपहर के समय भी जब सभी को आराम करना चाहिए और इतनी गर्मी में कौन कैसे काम करेगा, तब भी उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और वह निरंतर उस गर्मी में भी, इतनी भयंकर गर्मी में भी काम में लगी हुई है। जो कार्य भी करवाया जाता है, देखिए इस तरह से पत्थर तोड़ना, ये मेहनत का कार्य करना कोई बुरा कार्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिन स्थितियों में लोगों से काम करवाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उन पर अन्याय किया जाता है, उन स्थितियों की यहाँ पर सोचने की बात है, उनके बारे में सोचने की बात है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं सोचता और उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है। देखते देखा मुझे तो एक बार, कि जब मैं उस मजदूर स्त्री की तरफ, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की तरफ देख, कवि यहां पर कह रहा है कि मैं जब उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की तरफ देख रहा था और उसने यह देखा कि यह व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा है, तो एक बार उसने उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। जो सामने उसके भवन था, उस भवन की ओर बड़ी टूटी हुई दृष्टि से देखा। कहने का भाव यह है कि जब कवि उस पथ से गुजरते हुए उस मजदूर स्त्री की तरफ देख रहा था और उस स्त्री ने भी यह महसूस किया कि यह व्यक्ति मुझे देख रहा है, तब उसने टूटी हुई दृष्टि से पहले जो सामने अट्टालिकाएं थी, सामने वाले भवन थे, उन भवनों की तरफ बड़ी ही टूटी हुई दृष्टि से देखा, बड़ी ही पीड़ादायक दृष्टि से देखा। मानो वह कवि को यह बताना चाह रही है कि देखिए, सामने जो ये भवन हैं, इन भवनों के लिए ही मैं काम कर रही हूं, और समाज का एक वर्ग तो इतनी ऐशो आराम से रहता, इतनी सुविधा में रहता है, और मैं यहां पर पत्थर तोड़ रही हूं इतनी भयंकर गर्मी में। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, और उस भवन की तरफ देखने के बाद उसने मुझे उस तरह की दृष्टि से देखा कि जैसे मैं कोई नहीं हूं। कहने का भाव यह है कि मुझे बड़ी ही भाव शून्य दृष्टि से देखा। जब वह मुझे अट्टालिकाएं देखने के बाद, उन भवन की तरफ देखने के बाद जब उसने मेरी तरफ नजर घुमाई या मुझे देखा, तो उसकी दृष्टि भाव शून्य थी, उसकी दृष्टि में कोई भी भाव नहीं थे। जो मार खा रोई नहीं, और उसकी दृष्टि में कोई इस तरह की भाव शून्यता देखकर मुझे ऐसा लगा कि मानो उसकी आंखों में इतनी पीड़ा भरी हुई है, और वह जो है मार खाकर भी रोई नहीं है। अर्थात शोषण और अत्याचार की मार सहकर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल पाए हैं। अर्थात उसकी इतनी विवशताएं हैं कि वह अपनी पीड़ा को, अपने दुख को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाई है, और उसके दुख और पीड़ा उसके हृदय में यों के यों रह गए हैं, अनअभिव्यक्त ही उसके दुख और पीड़ा उसके हृदय में रह गए हैं। उसकी आंखों, उसकी भाव शून्य दृष्टि को देखकर कवि को ऐसा लगा। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झंकार। अब देखिए, सितार और उसकी झंकार सुनना, और ऐसी झंकार सुनना कि जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो
ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं। निराला जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सितार पूरी तरह से बजने के लिए सजा हुआ, उसकी तारें कसी हुई हैं और उसकी तारों को छेड़ने से, उसकी तारों को छेड़ने से जो झंकार उत्पन्न होती है, जो झंकार उत्पन्न होती है, वैसी ही झंकार, यहां पर झंकार को हम संवेदना के रूप में ले सकते हैं, वैसी ही संवेदना निराला जी के हृदय में भी उत्पन्न हुई और उस मजदूर स्त्री की दृष्टि को देखकर या उसे उस प्रकार से कार्य करते हुए देखकर निराला जी के मन में उसी समय ऐसी संवेदना उत्पन्न हुई जिस प्रकार से किसी सितार के तारों को छेड़ने से झंकार उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार से उनका हृदय भी संवेदित हो उठा और वह ऐसी संवेदना थी जैसी उन्होंने पहले कभी ऐसी संवेदना अनुभव नहीं की थी। अर्थात पहले कभी भी अनुभव न की हुई संवेदना उनके मन में उसी प्रकार से जाग उठी जिस प्रकार से सजे हुए सितार के तारों को छेड़ने से झंकार उत्पन्न हो जाती है। और यही कारण है कि उनकी कलम से इस प्रकार की कविता निकली है। एक क्षण के बाद कांपी वह सुघर, सुघर मतलब अच्छी तरह से गठित शरीर वाली, यानी अच्छी तरह से घड़े हुए शरीर वाली वह जो मजदूर स्त्री है, इसके बाद वह एक क्षण के लिए कांपी, उसका शरीर कांपा और उसके बाद ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर होता है पसीने की बूंदें, उसके माथे से ढुलकना यानी कि गिर जाना, लुढ़क कर आ जाना, तो उसके माथे से पसीने की बूंदें लुढ़की और वे धरती पर गिर गई। कांपने का अर्थ यह है कि कई बार जिस तरह से हमें बहुत अधिक गर्मी लगती है, बहुत अधिक पसीना आता है काम करने के कारण, तो उसमें जब कोई हवा का झोंका लगता है, जैसे वहाँ पर लू चल रही थी, तो वह भी ठंडी लगेगी, तो उसी के कारण शायद उसके शरीर में थोड़ा सा कंपन हुआ वो ठंडी हवा लगने के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि उसका सुघड़ शरीर एक क्षण के लिए कांपा और उसके माथे पर आई हुई पसीने की बूंदें लुढ़क कर नीचे गिर गई। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और फिर से वह अपने काम में लीन हो गई, लग गई, और उस काम में लीन होने से उसने मानो मुझे यह बता दिया या मुझे यह कहा। काम में लीन होना ही कवि को यह लगा कि मानो वह मुझे कह रही है मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं, मैं इस समाज की जो विषमताएं हैं, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, जो शोषण का चक्र चला हुआ है, मैं उसे तोड़ने का प्रयास कर रही हूं। मैं केवल पत्थर नहीं तोड़ रही हूं, अपितु समाज की इस शोषणकारी व्यवस्था को भी तोड़ रही हूं। तो यह थी निराला जी की बड़ी ही प्रसिद्ध और बड़ी ही अच्छी कविता वह तोड़ती पत्थर, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आई होगी। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब कविता भी डाल देता हूं, आप कविता को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।